नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे मशहूर फूड ब्रांड्स में से एक मैगी की। 140 साल पुरानी ये कहानी किसी बड़ी फैक्ट्री से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े संकट से शुरू हुई थी और देखते ही देखते एक ग्लोबल एम्पायर में बदल गई। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। अब आप सोचिए, जब भी मैगी का नाम आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? गर्मा गर्म इंस्टेंट नूडल्स, राइट? लेकिन आपको जानकर शायद थोड़ा आश्चर्य हो कि इसकी असली शुरुआत किसी क्विक स्नैक के तौर पर बिल्कुल नहीं हुई थी। दरअसल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के दौरान एक बहुत ही गंभीर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस पैदा हो गया था और उसी संकट का समाधान ढूंढते हुए इस ब्रांड का जन्म हुआ। तो हमारा पहला हिस्सा है द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, यानी वो बड़ा स्वास्थ्य संकट जिसने इसकी नींव रखी। थोड़ा पीछे चलते हैं 19वीं सेंचुरी के आखिर में, स्विट्जरलैंड की तरफ। उस वक्त सब कुछ तेजी से बदल रहा था, नई फैक्ट्रीज लग रही थी। उस दौरान स्विस पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी ने एक बड़े खतरे की घंटी बजाई। उन्होंने नोटिस किया कि महिलाएं अब दिन भर फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं। उनके पास घर आकर लंबा समय लेकर पौष्टिक खाना बनाने का वक्त ही नहीं बचा था। इसका नतीजा क्या निकला? मजदूर वर्ग में कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन एक आग की तरह फैलने लगा। ये सिर्फ थकान का मुद्दा नहीं था, ये उस वक्त का एक देशव्यापी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका था। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, जूलियस मैगीज विजन। एक ऐसा नया समाधान जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तो इस माहौल में एंट्री होती है स्विस एंटरप्रेन्योर जूलियस मैगी की। 1880s का वक्त था। उन्होंने हाल ही में अपने पिता की मिल का काम संभाला था और उन्होंने इस सामाजिक समस्या को एक समाधान निकालने के मौके की तरह देखा। मैगी ने अपने नए आविष्कार के लिए 3 बिल्कुल सख्त नियम तय किए। पहला, खाना बेहद पौष्टिक होना चाहिए, स्पेशली प्रोटीन से भरा हुआ। दूसरा, ये इतना सस्ता हो कि आम मजदूर वर्ग इसे आसानी से खरीद सके। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, इसे पकाना फटाक से हो जाए, यानी फास्ट। बस यही वो 3 बेसिक पिलर्स थे जिन पर इस पूरे ब्रांड का बेस सेट किया गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, द अर्ली ब्रेक थ्रूज। चलिए देखते हैं उन्हें शुरुआती सफलताएं कैसे मिली। अपने इस विजन को रियलिटी बनाने के लिए मैगी ने एक फिजिशियन और रिफॉर्मर फ्रेडोलिन शूलर के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने ऐसी चीज़ों पर प्रयोग शुरू किए जो प्रोटीन से भरपूर हों और आसानी से पच सकें, जैसे पीज और बीन्स यानी फलियां। अब इस टाइमलाइन को देखिए। 1884 में उन्होंने फलियों से बने पाउडर्ड भोजन की शुरुआत की। फिर 1886 में उन्हें एक ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू मिला जब उन्होंने पहला इंस्टेंट सूप और अपना आइकॉनिक मैगी सीजनिंग तैयार किया। हाँ, वही डार्क लिक्विड जो आज तक चर्चा में रहता है। और आगे चलकर 1908 में उन्होंने मैगी बुलियन क्यूब का आविष्कार किया, जिसने रसोई की दुनिया में सच में क्रांति ला दी। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1908 के इस बुलियन क्यूब ने बिल्कुल गेम चेंज कर दिया था। उस दौर में मीट का एक्सट्रैक्ट अमीरों की चीज़ थी, बहुत महंगी आती थी। लेकिन इस एक छोटे से क्यूब ने वर्किंग क्लास यानी मजदूर वर्ग के परिवारों के लिए एक जादू जैसा काम किया। अब वो सस्ते में, और वो भी बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर, घंटों धीमी आंच पर पके हुए मीट स्टॉक जैसा असली और गहरा स्वाद अपने खाने में ला सकते थे। ये उस वक्त के हिसाब से कमाल की बात थी। अब आते हैं चौथे भाग पर, द नूडल फिनोमिनन। किस तरह ये ग्लोबल सांस्कृतिक घटना बन गया। यहां आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। आपको लग रहा होगा कि ये नूडल्स शुरू से थे। जी बिल्कुल नहीं। सूप्स और फ्लेवरिंग्स में मैगी पहले ही दुनिया भर में छा चुका था। दरअसल मैगी ने अपना साम्राज्य 1880s में प्रोटीन और सूप्स के दम पर खड़ा किया था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इंस्टेंट नूडल्स की टेक्नोलॉजी देखें तो वो बिल्कुल अलग ढंग से 1958 में जापान में मोमोफुकु ओंडो ने आविष्कार की थी। यानी शुरुआत में इन दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं था। जी हाँ, इन दोनों चीज़ों का मिलन दरअसल बहुत बाद में जाकर हुआ। नेस्ले ने, जिसने 1947 में मैगी को खरीद लिया था, उसने डेकेड्स के बाद इस जापानीज इंस्टेंट नूडल टेक्नोलॉजी को मैगी ब्रांड के साथ जोड़ दिया। और बस जैसे ही ये 1980s के आसपास हुआ, भारत और मलेशिया जैसी जगहों पर इसने ऐसी धूम मचाई कि एक जबरदस्त कल्चरल फिनोमिनॉन बन गया। आगे बढ़ते हैं 5वें भाग की तरफ, द आइकॉनिक ब्रांडिंग। वो मशहूर लाल और पीला रंग जिसने इसकी पहचान बनाई। फूड केमिस्ट्री तो अपनी जगह थी ही, लेकिन जूलियस मैगी सिर्फ एक आविष्कारक नहीं थे, वो एक बेहतरीन मार्केटर भी थे। उन्हें कंज्यूमर साइकोलॉजी की बहुत गहरी समझ थी। उन्होंने बहुत सोच समझकर, जानबूझकर लाल और पीले रंग का चुनाव किया।
उनका मानना था कि जब दुकान की भरी हुई शेल्फ्स पर किसी ग्राहक की नज़र जाएगी तो ये कलर कॉम्बिनेशन उन्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। एक बार देखा और तुरंत दिमाग में छप गया। 140। सोचिए, 140 साल। ये संख्या कोई छोटी बात नहीं है। इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन मैगी का वो वाइब्रेंटली कलर्ड, सोच समझकर लिया गया ब्रांडिंग का फैसला आज तक बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है, बिल्कुल अनचेंज्ड। 19वीं सेंचुरी के कुपोषण संकट से लेकर आज दुनिया भर की हर रसोई का एक अहम हिस्सा बनने तक के सफर को देखकर एक बात तो तय है, आज के दौर में भी ऐसी कई सामाजिक समस्याएं हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी समस्या होगी जो किसी को इंस्पायर करेगी और एक ऐसे नए आविष्कार को जन्म देगी जो आने वाले 140 सालों तक पूरी दुनिया पर ऐसे ही राज करेगा। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।